आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं का नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी का पाठ 14 है ये, अकबरी लोटा। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ की। ये लाला झाऊलाल के बारे में पूरी कहानी है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। तो लाला झाऊलाल के पास खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छे खासे घर के थे और उनका ठठेरी बाजार में मकान भी था अच्छा खासा। दुकानों से उन्हें 100 रुपये महीने के अराउंड किराया भी नसीब मिल जाता था, मतलब आ जाता था, उनका उतर आता था। अच्छा ही खाते थे, अच्छा ही पहनते थे। लेकिन 250 रुपये ना उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। उन्होंने 250 रुपये एक साथ कभी देखे नहीं थे, तो इतनी बड़ी रकम भी उन्होंने आज तक एक साथ तो नहीं देखी थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो अब एक दिन उनकी पत्नी डिमांड करती है 250 रुपये की मांग पेश करती हैं। फिर वो थोड़े से घबरा से जाते हैं, क्योंकि देखो 250 रुपये तो बहुत होते हैं। अब उनके पास इतने पैसे तो वो कहाँ से ला के देते। तो उनकी दशा कुछ इस लायक हो जाती है कि उनकी पत्नी बोलती है कि अगर आपके पास हो ना पैसे तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। अब ये सुनते ही वो तिलमिला उठते हैं। उन्हें थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है। रौब के साथ कहते हैं कि अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। कहती हैं कि 250 रुपये की तो बात है। तो ये कहते हैं, लाला झाऊलाल अपनी पत्नी से कहते हैं कि 250 रुपये की तो बात है, इसके लिए अपने भाई के पास क्या जाओगी, तुम मुझसे ही ले लेना। ऐसा वो रौब के साथ कहते हैं, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो उनकी पत्नी अब कहती हैं ऐसे व्यंग कसते हुए कि मुझे तो इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो लाला झाऊलाल कहते हैं कि इस ज़िंदगी में क्या, अभी इसी हफ्ते ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो उनकी पत्नी कहती है कि सप्ताह आपके लिए 7 दिन ही होते हैं या 7 वर्ष होते हैं? तो लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो वो एकदम क्लियर करके बताते कि आज से 7वें दिन तुम मुझसे पैसे ले लेना, इसी वीक में। 250 रुपये होते हैं 250 यानी 250 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब 4 दिन तो ऐसे ही बीत चुके थे। अब उन्हें हो गई चिंता कि भाई 250 रुपये का तो अभी तक कुछ भी प्रबंध नहीं हुआ है, अब कैसे आएंगे। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर आप दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेंगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो अब वो सोचते हैं कि मेरी इज्जत का सवाल है, और अब अगर मैं पैसे ना दे सकूं, अगर नहीं दे पाया तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या ही सोचेगी कि मैं उसे पैसे भी नहीं दे पाया। उसने पहली बार ही तो मुझसे मुंह खोल के कुछ पैसों का सवाल किया है, कुछ पैसों की मांग पेश करी है, मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा। तो जो मैंने अपनी गाथाएं सुनाई, अपनी कहानियां सुनाई, अपनी वाहवाही की, अपनी जो तारीफें करी हैं उसके सामने, उन सब का क्या होगा, मेरी वैल्यू ही क्या रह जाएगी। वो ये सब सोचने लगते हैं और बस यही सब वो सोचकर थोड़ा सा घबराने लग जाते हैं, मतलब बेसिकली चिंता में आ जाते हैं। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। पंडित बिलवासी मिश्र उनके एक मित्र हैं, दोस्त हैं। फिर 5वें दिन क्या करते हैं, ये झाऊलाल उनको कॉल नहीं, मतलब विपदा सुनाते हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी ने भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे। खुक्क मतलब खाली थे, उनके पास भी बिल्कुल कुछ पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अब पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि मेरे पास पैसे फिलहाल तो नहीं है, लेकिन देखूंगा, थोड़ा जुगाड़ वगाड़ करके ले आऊँगा पैसे। अगर मिल जाते तो शाम तक तुम्हारी मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। तो अब भाई आ चुका है हफ्ते का अंतिम दिन, जिस दिन उन्हें पैसे देने थे। अब कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसे हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। तो ये बात तो थी कि मान लो अगर वो पैसे ना भी दे पाए तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत सुनाई किया, बहुत कुछ बोलेगी, हंसी देगी ज़रा सा। लेकिन वो हंसी कैसी होगी, बस ये सोच कर ही झाऊलाल काफ़ी ही ज़्यादा चिंता में आ गए और सोचने लगे, क्योंकि उस हंसी में क्या होगा, उस हंसी में उनकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके तो ये सब ही उनके मन में चल रहा था।
इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी ले आई, पानी लिए वो प्रकट हुई। तो अब जो वो पानी थी वो लोटे में लाई थी और ग्लास लाना भूल गई थी। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। अब किस लोटे में पानी लाई थी? एक बेढंगी सूरत का लोटा था, यानी कि उसकी जो सूरत थी, उसका जो शेप था वो कुछ खास अच्छा नहीं था और लाला झाऊलाल को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो शेप था ना, जिस तरीके से वो बना हुआ था, तो वो ऊपर से बहुत ज़्यादा पतला और नीचे से मोटा, कुछ इस तरीके का ही था वो लोटा। बिल्कुल ही अजीब सा लोटा था, उसकी सूरत बड़ी ही अजीब सी थी। तो इस वजह से उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं था ये लोटा। जबकि उतना पुराना नहीं था, अभी नया सा ही था, लेकिन अच्छा नहीं लगता था लाला झाऊलाल को। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। तो अब लाला झाऊलाल ने लोटा तो ले लिया, अब क्या ही बोलते, उन्होंने बोला भी नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते थे और करनी भी चाहिए। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो अब वो सोचते हैं कि अगर मैंने अभी कुछ बोला ना, ज़रा सी भी चू कर दी, तो अभी तो चलो लोटे में मुझे पानी तो मिल रहा है, पता चला मैं कुछ बोलूँ तो मुझे भोजन बाल्टी में देने लग जाइए। तो इस वजह से चुप रहने में ही भलाई है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। तो एकदम छत के किनारे खड़े थे, ठीक है, मुंडेर पे खड़े थे। अब बड़े बुजुर्ग क्या क्या कह के गए हैं कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, इतने नियम उन्होंने बनाए हैं, लेकिन कभी ये नियम क्यों नहीं बनाया कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ कि उनके हाथ से, झाऊलाल जी के हाथ से लोटा जो है गिर गया। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब बड़े बुजुर्ग ये तो कह के नहीं गए कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। तो छत से वो कहाँ जाके गिरा? सीधा नीचे जाके गिरा। अब नीचे होते हैं लोग, इधर उधर घूम रहे होते हैं, अब कहाँ पे गिरेगा? लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो अब यहाँ पे जो न्यूटन नामक कोई खुराफाती दिमाग था, आप जानते हैं सब न्यूटन साहब को, तो उन्होंने आकर्षण शक्ति, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो उसको ही यहाँ पे आकर्षण शक्ति का नाम दिया गया है। पृथ्वी अपनी तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है ना, तो वो जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ऐसा लग रहा था कि वो सारी की सारी शक्ति जो पृथ्वी है लोटे पे ही लगा रही है, कि लोटा इतनी तेजी से जमीन की तरफ, धरती की तरफ खिंचा चला आ रहा है, ऊपर से गिर रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ठीक है। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। अब लाला तो एकदम ही मतलब चिंतित होकर एकदम ही परेशान हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया, लोटा गिर गया। अब तो उन्हें हंसी खेल तो था नहीं, लोटा गिरा था तो ये बड़ी बात थी। अब कहाँ लगेगा, किसके लगेगा? यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचे। अब जिस पे भी गिरेगा बड़ी जोर से गिरेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मर जाए, किसी के बहुत चोट लग जाए। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़ के नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। नखशिख मतलब ऊपर से लेके नीचे तक भीगा हुआ था। वो अंग्रेज था। बीच में जो प्रधान पात्र था, मतलब जिसके ऊपर लोटा गिरा था, वो एक अंग्रेज था और पूरा भीगा हुआ था और उसके पैर पे लगा था लोटा, तो वो अपने पैर को हाथ से सहला रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया।
समझ जाते हैं कि हाँ भाई इनके ऊपर ही लोटा गिरा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायाबान से टकराया, जहाँ वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो जो शेड टाइप का होता है बारिश से बचने के लिए जो दुकानों पे लगाया जाता है, वहां से टकरा के लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा, अंग्रेज के पैर के ऊपर, और पूरा सांगोपांग स्नान करवा के, मतलब ऊपर से लेके सिर से लेके पैर तक पूरा भिगाकर अंग्रेज को वो बूट पे आके गिर गया उसी अंग्रेज के। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यानी अब वो बोलता गया, सुनाता गया वो अंग्रेज भी। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तो पहली बार उन्हें पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी इतनी अलग अलग प्रकार की गालियां होती हैं, क्योंकि वो जो अंग्रेज था ना, वो तो सुनाई ही जा रहा था इंग्लिश में, पटर पटर कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। अब आ गए उनके मित्र जिनसे उन्होंने पैसे मंगवाए थे। अब वो फाइनली उनकी एंट्री होती है। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सब भीड़ जो वहाँ इकट्ठी हो गई थी सबको बाहर निकाला, और बस अंग्रेज था वहाँ पे। फिर आंगन में उन्होंने कुर्सी लगाई और साहब से कहा। अब यहाँ साहब किसके लिए यूज किया जा रहा है? अंग्रेज को ही यहाँ साहब कहा जा रहा है। तो अंग्रेज को कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो ये पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, यानी कि लाला झाऊलाल के दोस्त जिनसे उन्होंने पैसे मंगवाए थे। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। अब अंग्रेज भी बैठ जाता है और धन्यवाद देता है पंडित जी को, मतलब बिलवासी जी को, और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो अब पंडित बिलवासी जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जानता इनको। लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करके, नहीं मैं इनको नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता ऐसे इंसान को जो राह चलते लोगों पे लोटा गिरा दे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कहते हैं। अब मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। अब ऐसा वो अंग्रेज कहता है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल। तो इस तरीके से उनकी बातें चलती है कि नहीं, ये तो खतरनाक क्रिमिनल है, मुजरिम है। अब ये सब सुन के लाला झाऊलाल को कितना ही गुस्सा आ रहा होगा कि मेरे ही दोस्त हैं ये और मेरे ही बारे में ऐसा बोले जा रहे हैं। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित था कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से ही खा चुके होते। इस तरीके से गुस्सा आ रही थी उन्हें कि अगर ऐसी शक्ति मिली होती उन्हें खाने की तो अपनी आंखों से घूर घूर के वो खा जाते अब तक बिलवासी जी को। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और वो पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं मुझे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब अंग्रेज बोलता है कि अब क्या करना चाहिए इस इंसान का, इसने लोटा ही गिरा दिया मेरे पैर पे, देखो तो कैसा अजीब पागल है। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। इस प्रकार से पंडित बिलवासी जी बोलते हैं, पुलिस स्टेशन है कहाँ? अब वो पूछता है अंग्रेज, पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब वो पंडित बिलवासी जी कहते हैं जाने से पहले, उस अंग्रेज को ले जाने से पहले पुलिस स्टेशन की तरफ, कि अभी रुक जाओ, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी देर रुको, अभी मैं इस आदमी से ये जो लोटा है उसको खरीद लेता हूँ। यानी झाऊलाल की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इस झाऊलाल से जो आदमी खड़ा है इससे मैं ये लोटा लेना चाहता हूँ। फिर वो पूछते हैं कि आप बेचोगे इस लोटे को? 50 रुपये तक मैं इसका दाम दे दूंगा। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा। अब लाला झाऊलाल तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे ना, वो क्या ही बोलते। अब अंग्रेज पूछता है कि इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं, इसको क्यों खरीदना चाह रहे हैं? फिर वो बोलते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो सुशिक्षित मतलब कि एकदम पढ़ा लिखा और एकदम मतलब अच्छे से पढ़ा लिखे, और आपको तो सब पता ही होगा, मैं तो ऐसा ही मानता था, आपको ये भी नहीं पता? आप मतलब आश्चर्य की बात है कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हो। इस तरीके से वो जवाब देते हैं, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। फिर वो बोलते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर की म्यूजियम परेशान है। तो अब पंडित बिलवासी मिश्र उस लोटे की तरफ इशारा करके बोलते हैं, बताते हैं कि ये एक अद्भुत लोटा है, एक ऐसा ही मामूली सा लोटा थोड़ी ना है जो आप इसको रद्दी बता रहे हैं। इसके पीछे तो सारे म्यूजियम परेशान हैं। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से
हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। अब यहाँ से वो कहानी गढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, ये पूरी झूठी कहानी है, ये बस ऐसे ही उस अंग्रेज़ को उल्लू बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये कोई सच्ची कहानी थोड़ी ना है। तो अब वो ऐसे ही बोलते हैं कि बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो हुमायूं के बेटे थे अकबर। अब बाद में उन्होंने क्या किया, यही जो ब्राह्मण था उससे लोटा ले लिया था और उसके बाद क्या हुआ, यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। तो वह बराबर इसी से वजू करता था, मतलब वजू मतलब नमाज से पहले जो किया जाता है, तो इसी लोटे से करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। अब ये अकबरी लोटा गायब हो गया। बाद में कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। फैंसी दाम मतलब बड़ी रकम देकर ले जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि ये अकबरी लोटा इनके पास है। तो इस तरीके से पूरी कहानी गढ़ते हैं और बोलते हैं इसलिए मैं इस लोटे को खरीद रहा हूँ। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि अब जिस चीज को वो मामूली और तुच्छ समझ रहे थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उनकी आंखों में, अब उसकी वैल्यू हो गई थी ये कहानी सुनकर कि हाँ भाई ये तो बड़ा ही प्राचीन लोटा मालूम पड़ता है। अब वो बिलवासी जी से पूछते हैं कि आप इस लोटे का क्या करिएगा, क्या करेंगे आप इस लोटे को खरीद कर। फिर बिलवासी जी बोलते हैं कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है, यानी मैं उनको कलेक्ट करता हूँ और मुझे इस चीज़ का शौक है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। अब वो अंग्रेज़ भी यही चीज़ बोलता है, जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो वैसे उन दोनों में तू मैं मतलब बेसिकली तू मैं तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई टाइप की होगी कि मैं खरीदूंगा इस लोटे को, मैं खरीदूंगा ऐसे करके। तो अब वो अंग्रेज बोलता है कि मेरा ही हक है इस लोटे पर, तो मुझे ही खरीदना है ये लोटा। तो आप बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने किया था? तो बिलवासी जी बोलते हैं कि आपने किया था। किसके पैरों पर गिरा था? तो बिलवासी जी बोलते हैं आपके पैरों पर गिरा था। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका किया, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब अंग्रेज बोलता है, फिर वो बोलते हैं कि यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, अंग्रेज बोलता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो 150 देता हूँ, अब आप बताओ। मैं 200 देता हूँ, अंग्रेज बोलते हैं। अब बोलते हैं वो कि मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। अब अंग्रेज को भी थोड़ा ताव सा आता है। वो कहता है कि ठीक है, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। अब उनकी आशाएं सारी खत्म हो गई थी, चूर चूर हो गई थी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे तो थे ही नहीं। अब 500 बोल दिए थे उस साहब ने। अब साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो इस तरीके से जो लोटा है वो साहब ने खरीद लिया। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता हो गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब वो बोलते हैं कि मेजर डगलस ये कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। अब वो साहब बताते हैं कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, बहुत सुनाते थे मुझे, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ होती रहती है, यानी कंपटीशन से चलता है। गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। वाह जी, अब लो, यहाँ जहांगीरी अंडा एक नई चीज़ आती है। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। अब ऐसे ही मेजर डगलस को भी कोई उल्लू बना गया, क्योंकि जी जहांगीरी अंडा जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पे एक और आपको एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी दे रखी है। जहांगीरी अंडा क्या है, अब यहाँ पे बताता है ये जो साहब हैं, ये जो अंग्रेज हैं, वो सुनाते हैं मेजर डगलस की कहानी कि कैसे वे भारत आए थे 1 वर्ष पहले और जहांगीरी अंडा लेके गए थे। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा के बताया था कि ऐसे। उसके बाद
क्या हुआ कि ऐसे ही उनके भोलेपन को देखकर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए थे नूरजहां पर। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह कभी नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में, बिल्लोर एक जानवर है, उसकी हड्डी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। तो अब मेजर डगलस जो इस अंग्रेज के पड़ोसी थे, उन्होंने भी ऐसे ही किसी आदमी से खरीदा था। तो किसी आदमी ने उन्हें भी ऐसे ही उल्लू बनाया था और उन्होंने खरीद भी लिया था जहांगीर अंडा पूरे 300 रुपए देकर। तो अब वो पूरी कहानी बताते हैं। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है, यानी और पुराना है। अकबर तो पहले था ना जहांगीर से। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह की तरफ चल लिए और 500 रुपए दे दिए और लोटा खरीद लिया। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। तो अब एकदम प्रसन्न हो गए वो, क्योंकि उनके पास आ चुके थे पूरे 500 रुपए। बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब आपको याद होगा कि बिलवासी जी ने 250 रुपए पहले फेंक के मारे थे, मतलब रखे थे बेसिकली, जब कीमत लगा रहे थे वो लोटे के तब। तो बिलवासी जी से वो पूछते हैं कि आपके पास तो 250 रुपए थे नहीं, आपने कहाँ से इंतजाम किया? आप तो बोल रहे थे कि मेरे पास नहीं है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब बिलवासी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक राज की बात है, ये ईश्वर को पता है, मुझे पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप उन्हीं से पूछ लो अगर पूछना है तो। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। ये झाऊलाल जी कहते हैं 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो अब वो इतने खुश थे कि वो इस प्रकार से उनको कहते हैं, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, पहले 500 रुपये जो आपको मिले हैं उनको गिन तो लीजिए। अब ऐसे पंडित बिलवासी जी कहते हैं, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। कि अगर अपना पैसा हो तो उसको सहेजना यानी उसको गिनना बड़ा ही सुखमय कार्य होता है, बड़ी खुशी मिलती है उसमें। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए, तो वो जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। अब देखो लाला झाऊलाल का तो काम बन गया, उन्हें तो अच्छे खासे 500 रुपये मिल गया। अब यहाँ से एक राज की बात जो हमें अभी तक पता नहीं चली वो ये कि बिलवासी जी के पास आखिर वो 150 रुपये आए कहाँ से थे, है ना? 250 रुपये, 150 नहीं 250। तो अब रात की बात बताते हैं यहाँ पे कि रात हो रही थी और बिलवासी जी को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। अब संदूक खोला तो उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। तो वे रात को उठे थे और पत्नी की गली से उन्होंने जो ताली है उसे निकाला था और संदूक को खोला था और वहाँ से उन्होंने पैसे निकाल रखे थे, वो 250 रुपये। उन पैसों को दोबारा से उस संदूक के अंदर रखा और फिर वो दोबारा से ताली को लेकर अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली पंडित बिलवासी जी ने और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो उन्होंने पैसे बेसिकली अपनी पत्नी से बिना पूछे ले लिए थे, अब उन्होंने वापस रख दिए और अब उन्हें चैन की नींद आई। तो ये वो राज की बात थी जो उन्होंने नहीं बताई थी। इनको 150 रुपये इसी प्रकार से मिले थे, उन्होंने अपने ही घर से लिए थे अपनी पत्नी से बिना पूछे। अन्नपूर्णानंद वर्मा इसके जो लेखक हैं और ये कहानी थी अकबरी लोटा की। तो हमने देखा कि इस कहानी में कैसे 2 अंग्रेज बेवकूफ़ बने। एक तो वो जहांगीर अंडा वाले, क्या नाम था उनका, मेजर डगलस, और एक ये साहब जी जो अकबरी लोटा लेके गए हैं। तो बस ये कहानी थी लाला झाऊलाल जी की और उनके दोस्त की। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो और समझ आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।